हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के हम इस क्लास में अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथियों, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, पहले वो देखते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, मान लीजिए कोई निकाय है, उसमें एक से अधिक या बहुत सारे आवेश हैं, तो उनमें से किसी एक आवेश पर, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 आवेश हैं, तो उसमें से किसी एक आवेश पर बात की जा रही है। किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल तथा उस आवेश पर लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक आवेश है, बिंदु आवेश है, कौन सा, Q1, और मान लीजिए बहुत सारे आवेश हैं हमारे पास, एक है Q2 आवेश, एक Q3 आवेश है, या इसी तरीके से हमारे पास मान लीजिए और सारे बहुत सारे हैं। मान लीजिए हमारे पास Qn आवेश, कितने आवेश हैं, Qn आवेश है। तो Qn आवेश है मान लीजिए हमारा, तो एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ पर है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है हमारी R12, कितनी है, R12 है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी R13 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसी प्रकार क्या हो जाएगी, R1n हो जाएगी। साथियों, एक बार फिर से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक आवेश है Q1 तथा Q2 और है, और कई सारे आवेश हैं, Q2 है, Q3 है, इसी प्रकार Q4 हो जाएगा, डॉट डॉट सवाल Qn आवेश है। मान लीजिए हमारे पास टोटल कितने आवेश हैं, Qn आवेश हैं। तो इनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, हमने आपको कूलाम के नियम से बता दिया है कि यदि स्थिर बिंदु है, दो आवेश हैं, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो मान लीजिए इनके और इनके बीच कोई बल लगता है, उसी प्रकार इनके और इनके बीच बल लगेगा। उसी प्रकार हमारे पास जितने भी आवेश हैं उनके बीच क्या लगेगा, बल लगेगा। मान लीजिए हमारा लास्ट वाला है Qn, तो Qn जो आवेश है उसके कारण जो Q1 पर बल लगेगा वही हमारा परिणामी बल होगा। तो सबसे पहले चित्र को देखते हैं। माना एक स्थिर बिंदु आवेश है, माना एक स्थिर बिंदु आवेश, माना एक स्थिर बिंदु आवेश Q1 है। एक स्थिर बिंदु आवेश क्या है, Q1 है, जिससे कुछ दूरी पर, जिससे कुछ दूरी पर अन्य आवेश Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेश स्थित है। क्या है, स्थित है। जैसे मान लीजिए Q1 से Q2 R1 दूरी पर है, Q1 से Q3 R13 दूरी पर है, और Q1 से Qn R1n दूरी पर है। साथियों, हम आपको बता दें कि हम भौतिक विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र देख रहे हैं, कक्षा 12 की NCERT पैटर्न पर आधारित, जिसका पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युत क्षेत्र। उसमें हमने पिछली कई सारी वीडियो को बनाया है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाए, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जरूर वॉच करें। और आज के इस वीडियो में हम अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। साथियों, हम कूलाम का नियम जानते हैं कि अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, वो दूरी R माने से वहां पे, तो उनके बीच आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। मान लीजिए यहाँ पर बल की दिशा Q2 से किस तरफ को है,
Q1 को है, क्योंकि Q2 द्वारा किस पर बल लगाया जा रहा है, Q1 पर। अब मान लेते हैं हम यहाँ पर हमारा जो बल है वो F12 है। कौन सा बल है, F12 है, और इसकी दिशा किस तरफ है, 1 से। उसी प्रकार साथियों यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, F13, और जिसकी दिशा दिखानी पड़ेगी हमको। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा F1N। अब साथियों हम पहले बल की यदि बात करें F12 की, तो F12 हो जाएगा हमारा पहला बल। कूलाम के नियम से साथियों हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 अपान इनके बीच की जो दूरी है उसका वर्ग हो जाता है, अर्थात R12 का 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर से देख लेते हैं, हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। ये क्या है, कूलाम का नियम है। तो यहाँ हम देखेंगे कूलाम के नियम के हिसाब से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारी नियतांक वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर Q1 और Q2 दो आवेश हैं, और जो इनके बीच की दूरी है अर्थात जो R² है वो R12 का स्क्वायर हो जाए। इसी प्रकार इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम F13 निकाल लेंगे। कौन सा निकाल, और हाँ साथियों अब यहाँ पर हमको दिशा भी दिखानी पड़ेगी, तो दिखा देंगे क्या कि R12। अब यहाँ पर कैप लगा देते हैं। कैप लगाने का मतलब ये है कि यह राशि सदिश हमको दिखानी पड़ेगी। उसी प्रकार से हम F13 निकाल लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। अब यहाँ पर Q2 के स्थान पर क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा, और बीच की दूरी क्या है R1, मतलब R13, तो बीच की दूरी का वर्ग मतलब R13 का वर्ग हो जाएगा, और दूरी को हम सदिश दिखा देंगे। अब मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसी प्रकार हमारे पास मान लीजिए Q4 है, Q5 है, Q6 है, Q7 है, Q10 है, और भी बहुत सारे आवेश हैं, तो उनको हम इसी में इस तरह से निकालते चले जाएंगे। अब मान लीजिए हमारा लास्ट आवेश क्या बचा, Qn है। लास्ट में मान लेते हैं हमारे पास जो बल लगेगा वो F1N लगेगा। कौन सा बल लगेगा, F1N लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और दूसरा आवेश क्या है, Qn अपान में इनके बीच की दूरी क्या है, R1N, तो R1N का स्क्वायर हो जाएगा, और हमको दिशा भी दिखानी पड़ेगी, तो R1N। यहाँ पर कैप लगाने का मतलब यही है कि वह राशि जो दूरी है उसे हम सदिश दिखा देते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर हमारा 3 है। साथियों यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है, आप आसान भाषा में समझिए, परिभाषा पर अभी न जाइए। मान लीजिए हमारे पास कोई एक आवेश है Q, ठीक है, बिंदु आवेश है Q1 है, और भी बहुत सारे आवेश हैं, तो जो और Q1 को छोड़कर जो अन्य आवेश हैं उनके द्वारा जो इस पर बल लगाया जाएगा, किस पर, पहले आवेश अर्थात Q1 पर, वह जो सभी बलों का योग है उसके बराबर हो। ठीक है, तो साथियों अब हमने चित्र को बनाया और आपको बताया कि एक बिंदु आवेश Q1 है, जिससे R1 दूरी पर Q2 है, R13 पर Q3 है, और R1N दूरी पर Qn आवेश है। अब हम बल निकाल लेंगे कूलाम के नियम के हिसाब से। F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q1 Q2 आवेश था और बीच की दूरी R1 थी। यहाँ पर हम दूरी को सदिश दिखा देंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब दूसरा उसी तरीके से निकाल लेंगे। F13 की बात की जा रही है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और दूसरा आवेश क्या है Q3 अपान R² होता है, तो R हमारा क्या है R13 है, तो यहाँ पर R13 का होल स्क्वायर हो जाएगा या R13 का स्क्वायर हो जाएगा, और हम R13 को सदिश दिखा देंगे कैप लगा के। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसी प्रकार हमारे पास जितने भी आवेश रहेंगे हम निकाल लेंगे, और फाइनली हमारा जो लास्ट आवेश है Qn, उसके कारण जो F1 पर बल लग रहा है उसको निकालते हैं, तो हमको प्राप्त होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Qn अपान R1n स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। साथियों, अब अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि फाइनली इन सभी आवेशों के कारण जो Q1 पर बल लगता है, इन सभी आवेशों के बल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात इस अकेले आवेश पर इन सभी के आवेश का जो बल लगा होता है, वह जो बल होता है वो इनका अलग अलग यदि लेकर जोड़ दिया जाए तो उस बल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात जो हमारा F1 या पहला बल लगेगा, जो यह पहला बल लगेगा वो हमारा और सभी बल अर्थात F12 प्लस F13 प्लस F डॉट डॉट जितने भी आवेश रहेंगे प्लस F1n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इन समीकरणों को लेकर हल किया जाएगा तो हमारा जो F1 प्राप्त होगा, क्या, F1 जो हमारा F1 प्राप्त होगा वह हो जाएगा क्या, इनको जोड़ लेंगे आपस में तो हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों में है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा और बच जाएगा Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर R12 कैप प्लस अगले वाले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया था तो बच जाएगा क्या, Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर R13 कैप प्लस वैसे जितने भी हमारे आवेश रहेंगे और फाइनली जो हमको आवेश प्राप्त होगा लास्ट वाला वो क्या प्राप्त हो जाएगा, Q1 Qn अपान R1n स्क्वायर R1n कैप फाइनली हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये इस आवेश पर बल लगेगा, इन सभी बलों के कारण वो अकेले, अर्थात इस पे जो बल लग रहा है उसको यहाँ पर लिख लिया जाएगा। बाकी अगर यदि इस बल की बराबरी की बात की जाए तो इनका और इनका सभी बल जोड़ दिया जाएगा, तब किसके बराबर हो जाएगा, जो बल इस पर लग रहा होगा। अर्थात एक बार फिर से देखते हैं, हम मान लेते हैं एक बिंदु आवेश Q1 जिससे कुछ दूरी पर और भी बहुत सारे आवेश स्थित हैं। ठीक है, अब पहला बल निकाल लेते हैं, F12 निकालते हैं। देखिएगा, F12 निकालते हैं तो F12 का मतलब है हमारा Q2 और Q1 के बीच में जो बल लग रहा है, अर्थात Q2 के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर कूलाम के नियम से हो जाता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसको हम पहले ही वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2 है, बीच की दूरी R12 है, तो हम सूत्र पर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको दिखाने का मतलब ये है कि जो हमारी R है या जो दूरी है वो सदिश है। कैप लगाने देने का मतलब होता है कि वो सदिश राशि है। ठीक है, उसी प्रकार से हम दूसरा बल निकाल लेते हैं, अर्थात F13 निकाल लेते हैं। Q3 के कारण जो Q1 पर बल लग रहा है, हम जानते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है, R13 है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक वैल्यू होती है Q1 और जो दूसरा आवेश है वो Q3 था, बीच की दूरी R13 थी, इसका वर्ग लग गया और इसको कैप से दिखा देंगे क्योंकि ये सदिश राशि है। उसी प्रकार जितने भी आवेश रहेंगे अधिक उतना बल लगता चला जाएगा। अब मान लीजिए हमारा जो लास्ट में बल था वो क्या था, F1n था। उसी प्रकार उसमें जो दूसरा आवेश है Qn है, बीच की दूरी R1n है, सेम फार्मूला ऊपर वाले के हिसाब से। अब जो फाइनली पहले आवेश पर बल लग रहा है, जो पहला बल लग रहा है, बार बार आपको बताया जा रहा है, जो पहला बल लग रहा है वो बाकी सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात सभी जो बल लग रहे हैं उनको जोड़ लिया जाएगा तो जो पहला बल है वो आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम F1 बराबर निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, इन सभी को आपस में इन तीनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जोड़ने पर इन तीनों समीकरणों में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारी कॉमन वैल्यू है, तो इसको कॉमन में ले लिया जाएगा। उसके बाद पहले में Q1 Q2 अपान इतना बचा था, दूसरे में इतना बचा,
फिर प्लस लगा के बीच में जितने भी आवेश आप रखना चाहे रख सकते हैं, या जितना भी वहां पर दिया जाएगा आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद डॉट लगाया गया, प्लस हमारा लास्ट वाला आवेश क्या था, Q1 Qn अपान R1 N स्क्वायर R1 N कैप, तो हम उसको लिख लेते हैं। फाइनली हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, यदि अभी भी समझ में ना आया हो, किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछें। और हाँ साथियों, यदि आप अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लें, और इन सबको अपने कॉपी में नोट जरूर कर लें, ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर बना सकें। लॉकडाउन का समय चल रहा है, लेकिन हम लोग अपनी पढ़ाई को नहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब ये बोर्ड की जिम्मेदारी है, या ये बोर्ड के ऊपर निर्भर है कि आपका एग्जाम कब होगा, या आपकी क्लास कब से स्टार्ट की जाएगी। जिस प्रकार से हमारी व्यवस्था रहेगी, जिस प्रकार से लॉकडाउन की व्यवस्था रहेगी, या कोरोना का असर खत्म होगा, हम आशा करते हैं जल्द से जल्द इस कोरोना का असर खत्म हो और आप लोगों की पढ़ाई सुचारू रूप से पुनः प्रारंभ हो सके। तब तक के लिए हम आप लोगों को पढ़ा ही रहे हैं, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। हाँ, आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और सरकार के जितने भी नियम हैं उनका पालन करें और सरकार का सहयोग दें, क्योंकि हम जानते हैं कोरोना को तभी हराया जा सकता है जब तक हम घर में रहेंगे। ठीक है साथियों, तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा रहेगा गुरुत्व बल और वैद्युत बल, अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है और जो वैद्युत बल होता है, इनमें अंतर क्या होता है, वही हम अगले टॉपिक पर देखते हैं। चलिए साथियों, हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा जो अध्यारोपण का सिद्धांत था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, अतः आप लोग उसको एक दो बार और भी समझ लीजिएगा। उसके बाद जो समझ में आए आप पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक तरफ देखते हैं वैद्युत बल, एक तरफ लिख लेते हैं वैद्युत बल, वैद्युत बल, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अब साथियों देखिएगा, आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ से लगाया जाता है, पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है, और जो वैद्युत बल होता है वो, सबसे पहला अंतर आप यही देख लीजिए कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है, आप जानते हैं, ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो वैद्युत बल होता है वो दो आवेशों के मध्य लगता है। कहाँ लगता है, दो आवेशों के वैद्युत क्षेत्र के मध्य वैद्युत बल लगता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो आवेश है, ठीक है, तो इनका वैद्युत क्षेत्र और इनका वैद्युत क्षेत्र, इनके बीच में आपस में आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा, पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है। तो हमारा पहला ही हो जाएगा क्या, यह आवेशों के मध्य लगता है, आवेशों के मध्य लगता है, ठीक है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कहां पर लगता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह द्रव्यमान और पृथ्वी के बीच लगता है, ठीक, ये तो आप जानते ही। अब ये समझिए, अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वैद्युत बल होता है, ठीक है, जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए दो आवेश है, वो एक दूसरे को आपस में धकेल भी सकते हैं, अर्थात ये इसको दूर धकेलेगा और ये इसको दूर धकेलेगा, अर्थात इनके बीच क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। या दो आवेश है तो ये दोनों एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं, तो आकर्षण बल लग रहा है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें हमेशा आप जानते हैं कि पृथ्वी द्वारा क्या किया जाता है, आकर्षित किया जाता है, अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सदैव क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तो जो वैद्युत बल है वह आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। जो वैद्युत बल है उसकी बात की जाए तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है, ठीक है। अब तीसरा
या तीसरे अंतर की बात की जाए वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में, तो क्या होता है कि जो वैद्युत बल होता है, ठीक है, इसमें माध्यम की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो वैद्युत बल लगता है उसमें माध्यम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अर्थात जो वैद्युत बल लग रहा है वह जो दोनों आवेशों या जो दोनों पदार्थों या दोनों आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है कि वह कितना होगा। माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट है वैद्युत बल में, क्या है, माध्यम पर निर्भर रहता है, ठीक है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह द्रव्यमानों के माध्यम पर आधारित नहीं होता है, द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं रहता, ठीक है। आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और साथियों, यदि यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब चौथे और लास्ट यदि बात की जाए, चौथा और लास्ट अंतर, तो वैद्युत बल होता है, अर्थात जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा बहुत अधिक प्रबल होता है। क्या होता है, अधिक प्रबल होता है। अर्थात यह जो वैद्युत बल होता है यह अधिक प्रबल होता है और जो गुरुत्वाकर्षण होता है यह कम प्रबल होता है। साथियों, कैसा लगा वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर? एक बार फिर से देख लेते हैं। जो वैद्युत बल होता है यह आवेशों के मध्य लगता है और जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है यह द्रव्यमान और पृथ्वी के मध्य लगता है। वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल होता है। अब वैद्युत बल जो होता है वो दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम है उस पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, अर्थात दोनों द्रव्यमानों के जो बीच का माध्यम है उस पर कोई निर्भर नहीं करता है। अब जो वैद्युत बल है वो ज्यादा प्रबल होता है, किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल की अपेक्षा में कम प्रबल होता है। साथियों, आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। जिस पॉइंट में कहीं भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न जरूर पूछें। और साथियों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमने आपको बताया है कि यदि हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो आपको अन्य क्लासें भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।